कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इमोशनल डेवलपमेंट। तो साथियों, शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें क्या है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सभी आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, अगर छात्र क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ए टीचर डू if students are not taking interest in the class? Ignore them and continue study. Try to make teaching more effective and interesting. Punish them. Send them to another teacher for studying. अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा है कि उस बच्चे को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया आइडिया लेकर के आएंगे जिससे उस बच्चे का इंटरेस्ट आपके अंदर जगे और वो पढ़ने के लिए तैयार हो। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको अपनी जो टीचिंग स्टाइल है और बेहतर बनाने चाहिए। तो ट्राई टू मेक ए टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है साथियों, मेथानी जॉनसन मोटर शिक्षा परीक्षा में कुल कितने स्टैंड होते हैं? हाउ मेनी स्टैंड आर देयर इन द मेथानी जॉनसन मोटर एजुकेशन टेस्ट? 3, 4, 7 या फिर 12? तो मेथानी जॉनसन मोटर शिक्षा परीक्षा में कुल जो स्टैंड होते हैं ये कुल 4 होते हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि कुल वो 4 कौन कौन से होते हैं। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित दवा में से कौन सी दवा सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? Which of the following drugs directly affect the central nervous system? Sedative, anabolic steroid, stimulus या फिर बोथ? बी एंड सी। तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है ये एनाबोलिक स्टेरॉइड भी करती है और स्टिमुलेंट दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गति का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मोशन? दोलन, शील गति जिसको क्या कहते हैं ऑक्सिलरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिलेविंग मोशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या गति का एक प्रकार है? तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, सभी गति का प्रकार है। ठीक है, दोलन गति भी होती है, ठीक है, सरल हार्मोनिक गति या फिर वक्री गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दौर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री? गुप्त काल, राजपूत पीरियड, वैदिक पीरियड या फिर इपिक पीरियड? तो सबसे पुराना जो काल है वो है वैदिक काल। ठीक है, 3250 से 600 बीसी तक। ठीक ना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइक्वांडो में खेलने वाली सतह का आकार साइज क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द प्लेइंग सरफेस इन ताइक्वांडो? 9 into 9 मीटर, 12 into 12 मीटर, 14 into 14 मीटर या फिर 16 into 16 मीटर? तो ताइक्वांडो में जो खेलने का जो सरफेस का जो साइज होता है ये होता है साथियों 12 into 12 मीटर होता है। ये क्वेश्चन है, कौन सी प्रतियोगिताएं संस्थान के बाहर आयोजित की जाती हैं? विच कंपटीशन आर हेल्ड आउटसाइड द इंस्टीट्यूट? इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल,
या फिर इंटरम्यूरल या फिर नन ऑफ द एबव। तो संस्थान के बाहर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसको कहा जाता है एक्स्ट्राम्यूरल कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं अपने स्कूल कॉलेज से बाहर, उसको कहा जाता है एक्स्ट्राम्यूरल। और जो अपने स्कूल में ही आयोजित करी जाती हैं, मतलब बाहर की टीमें नहीं आती, उसको कहा जाता है इंट्राम्यूरल कहा जाता है। न्यू क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में कैल्शियम कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है? हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन अवेलेबल इन ए नॉर्मल पर्सन? 800 ग्राम, 1250 ग्राम, 2300 ग्राम या फिर 1650 ग्राम। तो एक व्यक्ति में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो कुल लगभग 1250 ग्राम होती है। न्यू क्वेश्चन है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो साइको एनालिटिक जो थ्योरी दी गई है साथियों, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। साइको एनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्राइड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, हाउ मच ईच प्राइज इज गिवन टू पर्सन रिसीविंग अर्जुन अवार्ड? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कुल 15 लाख रुपए दी जाती है। 1961 में से ये पुरस्कार दिया जाता है, खिलाड़ियों के दिया जाता है। और खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड पिछले 4 साल का रिकॉर्ड होता है उसको देख करके दिया जाता है। न्यू क्वेश्चन है साथियों, सर्किल प्रशिक्षण का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? इन विच ईयर वाज द सर्किट ट्रेनिंग इन्वेंटेड? तो सर्किट ट्रेनिंग का जो आविष्कार किया गया था ये 1953 में किया गया था। मॉर्गन एंड एंडरसन के द्वारा ये किया गया था। न्यू क्वेश्चन है साथियों, विटामिन सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द विटामिन सी नोन एज? तो फॉलिक एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटीन, फॉलिक एसिड या फिर पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन सी को जाना जाता है ये एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के कौन सा रोग होता है? स्कर्विक एसिड होता है। न्यू क्वेश्चन है, पुरुषों की हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ये मेंस हॉकी स्टिक? 24 ऑन्स, 26 ऑन्स, 31 ऑन्स या फिर 35 ऑन्स? तो पुरुषों की जो हॉकी का जो वेट होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है किसमें? ऑन्स में पूछा जा रहा है। तो ऑन्स में जो वेट होता है ये 26 ऑन्स होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जहां तक देखा जाए कि एफआईएच के जो रूल के अकॉर्डिंग है तो वो 737 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन है साथियों, डब्ल्यूबीसी के गठन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड? इरेथ्रोपोइसिस, ग्रेनुलोपोइसिस या फिर हेमोलाइसिस या फिर नन ऑफ द एबव? डब्ल्यूबीसी की गठन की जो प्रक्रिया को वो कहा जाता है वो इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। सॉरी, तो साथियों जो डब्ल्यूबीसी के जो गठन की प्रक्रिया को कहा जाता है इसको हेमोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो हेमेटोपोइसिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं उनकी प्रक्रिया के बनने को कहते हैं क्या? हेमोपोइटिस। जो अस्थि मज्जा बोन मैरो में ये बनती है, जहाँ स्टेम कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के जो रक्त होते हैं जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स में क्या होते हैं? डेवलपमेंट होते हैं और जिससे क्या बोलते हैं शरीर को लड़ने में ये, जिससे हमारा शरीर संक्रमण से क्या होता है? लड़ता है। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी खेल को देशों में और डैश
महाद्वीपों में खेला जाता है। जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि वह खेल कम से कम डैश, ठीक है। ये स्पोर्ट इन समर ओलंपिक गेम्स फॉर मैन इज प्लेड इन कंट्रीज एंड डैश continent to be included, it is necessary that the sports has at dash, ठीक है। मतलब पुरुषों के लिए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं उसमें जो खेल हैं वो कितने देशों महाद्वीपों में खेले जाते हैं और कितने देशों में खेलना कम से कम वो आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये कम से कम वो कुल 75 देशों और 4 कंटिनेंट में ये होना जरूरी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। न्यू क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया और इसलिए उसे तुरंत खून की आवश्यकता है। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, निगेटिव। निम्नलिखित रक्त समूह के लोगों में से वह किससे रक्त क्या करता है प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ए पर्सन मेट with an accident and hence need blood urgently, his blood group is a negative. From whom of the following blood group people can be receive blood? A positive, O negative, O positive या फिर all of the above, ठीक है। तो उसको जो ब्लड की जरूरत पड़ेगी वो और निगेटिव ब्लड ग्रुप ही उसको दे सकता है, ठीक है। उसका जो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ निगेटिव। और उसको किस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है? तो ओ निगेटिव की। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है साथियों, किस बीमारी में एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? इन विच डिजीज ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। एस्टिमेटिज्म, कंजक्टिवाइटिस या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया। तो एक व्यक्ति है जो दूर तक नहीं देख सकता है, ये होता है मायोपिया में। राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें हम कुछ नया खोजने के लिए किसी चीज पर बार बार अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? द प्रोसेस इन which we study something respectively to discover something new is called, उसको क्या कहा जाता है? रिसर्च, स्टैटिक्स, पैरामीटर या फिर हाइपोथेसिस। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति है वो हमेशा कुछ नया खोजने के लिए किसी चीजों पे क्या करता है? बार बार अध्ययन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है रिसर्च कहा जाता है। तो रिसर्च इज ए राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप आल्सो कॉल्ड? रोवर्स कप, डूरंड कप, सुब्रतो कप या फिर नन ऑफ दीज। तो साथियों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो इंटर स्कूल फुटबॉल की जो चैंपियनशिप होती है ये होती है सुब्रतो कप को कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब जो सुब्रतो कप है ये एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और इस टूर्नामेंट में एशिया के कई देशों के छात्र क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो रोवर्स कप है, रोवर्स कप यह भारत का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और रोवर्स कप की जो शुरुआत हुई है तो ये 1891 में इसकी शुरुआत हुई है। यह ब्रिटिश फुटबॉल जो प्रेमियों ने इसकी शुरुआत कहाँ की थी? तो ये बंबई में की थी। और साल 2000 से 2001 में मोहन बागान ने चर्चिल ब्रदर को हराकर यह टूर्नामेंट जीता था, ठीक है। जबकि भारी लागत और प्रायोजनों के सौदों की समस्याओं के चलते क्या इस टूर्नामेंट को कब
सन 2001 में बंद कर दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि रोअर्स कप को कब बंद कर दिया तो 2001 में, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने WIFA का फुल फॉर्म क्या हो गया, वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, इस टूर्नामेंट को क्या किया, फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं डूरंड कप की। तो ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे हुई थी तो शिमला के एना डेल में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एशिया का सबसे पुराना मौजूदा क्या है फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका नाम, इसके जो संस्थापक थे कौन तो सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पे इसका नाम रखा गया था। सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और वर्तमान समय में जो भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मिलकर इस टूर्नामेंट का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, ठीक है। कौन करता है तो भारतीय वायुसेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मिलकर के इसका आयोजन करते हैं डूरंड कप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई कब गठित किया गया था। व्हेन वाज बीसीसीआई फॉर्मेड, 1909 में, 1926, 1928 या फिर 1931 में। तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी तो ये 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, RE ग्रांट गोविंद इसके पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके थे, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी थे तो एंथोनी डी मेलो इसके सेक्रेटरी थे। अब बात कर लेते हैं कि जो करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके जो करंट टाइम में प्रेसिडेंट है साथियों ये है मिथुन मिन्हास है। कौन है, मिथुन मिन्हास, ठीक है। मिथुन मिन्हास ये इसके करंट टाइम में प्रेसिडेंट है, ठीक है। मिथुन मिन्हास याद रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1909 में हुई थी। और करंट टाइम में जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में स्थित है साथी, ठीक ना। क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इसके जो करंट टाइम में प्रेसिडेंट है आईसीसी के तो वो कौन है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जय शाह। जय शाह इसके क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, आईसीसी के। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हाँ एक चीज और पूछ देता है कि 1989 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया था, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है। Who is the first person to receive the ध्यानचंद अवार्ड इन हॉकी। पृथ्वीपाल सिंह, धनराज पिल्ले, ई प्रसाद राव या फिर अशोक दीवान। तो यहाँ पे बात हो रही किसकी, ध्यानचंद पुरस्कार की। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो पहले हॉकी में जिनको दिया गया था ये दिया गया था साथियों अशोक दीवान को दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो ध्यान दो, किस पे ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। तो 2002 में
ठीक है, ध्यान दो से समझेंगे। 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2002 में श्री अपर्णा घोष को दिया गया था किसमें? बास्केटबॉल में। श्री साहुराज बी ब्रिजेंदर, ये किसके? बॉक्सिंग के। और अशोक दीवान को यह हॉकी में। तो 3 लोगों को दिया गया था। किसको? 2002 में श्री अपर्णा घोष को, बास्केटबॉल की प्लेयर है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। साहुराज विजेंदर को दिया गया था बॉक्सिंग के लिए, और अशोक दीवान को दिया गया था किसके लिए? ये हॉकी के लिए दिया गया था। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में क्या मदद करता है? व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स? गोल्गी apparatus, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिपिड और स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं ये मदद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, मदद करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन फेस? 206, 14, 22 या फिर 12? तो मनुष्य के चेहरे में च से चेहरे और च से 14, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, च से चेहरा और च से 14। तो चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। और मनुष्य के पूरे शरीर में कितनी पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ये 14 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए खोपड़ी, शरीर में कुल कितनी? तो 206 हड्डियां मैंने आपको बताया ही। खोपड़ी में कुल कितनी होती है? 22 हड्डियां होती है। चेहरे में 14, और कपाल क्रेनियम में कितनी होती है? तो कुल 8 हड्डियों की संख्या होती है। जिसमें देख लेते हैं तो क्या लैक्रिमल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जाइगोमेट्रिक बोन की संख्या 2 होती है। बोमर जो होती है कहाँ पे होती है? तो ये नाक पे होती है बोमर, इसकी संख्या 1। नेजल की संख्या 2 होती है। इंफीरियर नेजल की संख्या 2 होती है। मैक्जिला की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, जिसको क्या कहा जाता है? ऊपर का, ठीक ना। और नीचे के जबड़े को क्या कहा जाता है? मैंडिबल कहा जाता है, ठीक है। और जो तलवा होता है उसको क्या कहता है? प्लेटिलाइन कहा जाता है। तो 2। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 14 हो गई। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है? विच अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, या फिर ध्यानचंद्र अवार्ड? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो रही है तो ये कहा जाता है, ध्यानचंद अवार्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी के साथ साथ तो ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, और किसके नाम पे दी गई थी? तो ध्यानचंद जी के नाम पे ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। जिसे आधिकारिक तौर पर किसको? खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान है, ये भी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो कुल नगद धनराशि दी जाती है तो कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। और ये प्रदान किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कितने तारीख को प्रदान किया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को प्रदान किया जाता है, ठीक ना। हर साल खेल दिवस के रूप में भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, ठीक ना। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है खेल दिवस? तो ये मनाया जाता है साथियों मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है।
हम बात कर रहे थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये पहला जो पुरस्कार दिया गया था 1991 में विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार दिया गया था। अब ये भारत का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। लेकिन सन 2021 में, अगस्त 2021 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसकी जो घोषणा हुई, ये हमारे जो प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास जी मोदी ने, इन्होंने 6 अगस्त 2021 को नाम बदल करके इतना खिलाड़ियों के अंदर, सबके अंदर, हम लोगों के अंदर जोश भर दिया कि हम लोगों को दो दो नाम याद करना पड़ रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, नाम बदल करके एक नया नाम कर दिया। क्या नया नाम कर दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, तो इस घोषणा के पीछे की वजह जो क्या थी, तो टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों का शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देशवासियों के आग्रह के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब होती है, बात होती है अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार को दिए जाने वाला एक, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई, और इसमें जो पुरस्कार की राशि होती है कुल 15 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि होती है। इसमें जो दिया जाता है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। खिलाड़ियों का जो रिकॉर्ड देखा जाता है पिछले 4 साल का, वो रिकॉर्ड देखा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, ये पुरस्कार देखा जाता है और दिया जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है किसकी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की। यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिया जाता है मुख्य रूप से जो कोच होते हैं, हम लोगों के गुरु होते हैं, उनको दिया जाता है। उत्कृष्ट कोचों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम महाभारत के हिंदू महाकाव्य जो द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण के नाम पर ये रखा गया। और द्रोणाचार्य को मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के लिए एक सैन्य कला शिक्षक के रूप में ये जाना जाता है। और इस पुरस्कार की राशि जो होती है 15 लाख रुपए नगद धनराशि जो उनको प्रदान की जाती है, और द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र और एक औपचारिक पोशाक भी उनको प्रदान किया जाता है। ये चीजें सभी खेलों में होती है, पोशाक की बात, ठीक ना। और यह पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो कोच होते हैं उनका जो एक मेजर गेम होता है उसमें ये पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के नमूने में विषम समूह को पहले समरूप समूहों में विभाजित किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ सैंपलिंग heterogeneous group in first divided into homogeneous group? क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये होगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या, किस प्रकार के नमूने में विषम समूह को पहले समरूप समूहों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। विषम समूह को पहले समरूप समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिस नमूनाकरण विधि में विषम हेट्रोजेनियस समूह को पहले समरूप समूहों में क्या कहते हैं, स्तर या स्टार्टा कहते हैं, में विभाजित किया जाता है, उससे स्तरीकृत नमूना, क्या मतलब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, ताकि प्रत्येक उपसमूह से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके और जनसंख्या की विविधता नमूने को ठीक से दिखे। ठीक ना, जैसे क्या बोलते हैं, विभाजन क्या होता है, स्टैंडर्डिफिकेशन। सबसे पहले पूरी विषम जनसंख्या जैसे आयु,
आई लिंग को समान विशेषताओं वाले छोटे समरूप समूहों स्तरों में क्या करता है, बांटा जाता है। नमूना जो नमूना चयन जिसको क्या कहा जाता है, तो ये सैंपलिंग कहा जाता है। फिर प्रत्येक स्तर से आनुपातिक या समान संख्या में नमूनों में चुने जाते हैं। ठीक है, मे बी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बल सर्कल के केंद्र से दूर या बाहर की ओर कार्य करता है? विच फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम और आउटवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल? ठीक है, बात क्या हो रही है, जो सर्कल है सर्कल के सेंटर से दूर या बाहर की ओर, जैसे ये सर्कल आपका बना हुआ है, यह है इससे बाहर की ओर की बात हो रही है। तो क्या सेंट्री सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, दोनों में एक ही टाइप हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बायंड फोर्स। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। यह एक ऐसा आभासी बल है जो किसी गतिशील वस्तु को केंद्र से दूर भगाने की प्रवृत्ति देता है। क्या है, केंद्र से दूर भगाने की प्रवृत्ति देता है। यह बल अभिकेंद्री बल के समान और विपरीत दिशा में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये क्या करता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्री बल कहते हैं। और यह एक ऐसा बल है जो किसी पिंड को वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए मजबूर करता है। यह बल पिंड के तत्क्षणिक वेग को लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर क्या करता है, ये लगता है साथियों। ठीक ना, चलिए अब बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण। आपके ऑप्शन में था ग्रेविटेशनल, पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। एक पॉइंट आपका यहाँ पे भी बन जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, जो आश्चर्यजनक रूप से क्या है, ये सही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राइसेस, चिकित्सा में एस का क्या मतलब है। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? ये प्राइसेस, मेडिसिन, स्ट्रेचिंग, स्लाइडिंग, स्टेबलाइजिंग या फिर स्टेटनिंग। ठीक ना, तो प्राइसेस में पूछा जा रहा है किसका मतलब, एस। तो एस का मतलब होता है स्टेबलाइजिंग, इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पी फार क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। आर फार होता है रेस्ट होता है। आई फार आइस होता है। सी फार कंप्रेशन होता है। और ई फार एलिवेशन। और एस फार क्या होता है, स्टेबलाइजिंग होता है। फिलहाल आपके क्वेश्चन में अगर प्राइस नहीं है तो राइस जरूर आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज जरूर आएगा, प्राइस नहीं तो राइस जरूर पूछता है। ठीक है, ओके, याद रखेगा ये सब पॉइंट के बारे में आपको याद करना जरूरी है। एज यू विश, आपकी मर्जी, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, आप जानकारी को स्किप कर सकते हैं, एज यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? मेडुना ओलंगेटा, पोन्स वैली, थाइमस, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो हमारे तापमान को नियंत्रित करता है,
तो ये करता है साथियों हाइपोथैलेमस करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वैली, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस? तो मस्तिष्क कौन सा हिस्सा जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो ये करता है साथियों हाइपोथैलेमस करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइपोथैलेमस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माका ट्रॉफी की अब तक अधिकतम बार कौन सा विश्वविद्यालय द्वारा जीता गया है? विच यूनिवर्सिटी हैज ओन द माका ट्रॉफी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सो फार? जीएनडी यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, पीयू यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या फिर पीईसी पटियाला? तो सबसे अधिक बार जो जीता है ये जीएनडी यूनिवर्सिटी अमृतसर ने जीता है। कुल 25 टाइम इसने जीता है माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1956 एवं 57 में ये इसकी शुरुआत हुई और देखा जाए तो कुल 25 टाइम जीता है जीएनडी यूनिवर्सिटी अमृतसर ने, और पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जीता है चंडीगढ़ 15 बार जीता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जीता है 14 बार, और पंजाबी यूनिवर्सिटी, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है और एक पंजाबी यूनिवर्सिटी, ये चीज याद रखेंगे। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पड़ती है पटियाला में, इसने कुल 9 टाइम जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो खेलों में सर्वश्रेष्ठ किसको क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर एग्जाम में कि माका ट्रॉफी किसको प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है, और इसकी जो धनराशि होती है कुल 15 लाख रुपए होती है। प्रथम बार जो जीता था यह बॉम्बे विश्वविद्यालय ने जीता था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के टूर्नामेंटों में कौन सा अवधि के मामले में सबसे छोटा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज द शॉर्टेस्ट इन टर्म ऑफ ड्यूरेशन? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर लीग टूर्नामेंट? तो सबसे छोटी अवधि की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे छोटी अवधि में आप सभी को पता होगा कौन सा टूर्नामेंट होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है ये सबसे कम समय में इसको कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है, उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को अनदर नेम क्या होता है? तो इसको अनदर नेम और किस नाम से जानते हैं? तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट। एलिमिनेशन टूर्नामेंट और सिंगल एलिमिनेशन के भी नाम से जानते हैं। और इसको सडन डेथ भी टूर्नामेंट कहते हैं। और इसको जानते हैं ओलंपिक सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट का अनदर नेम क्या होता है? तो इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, सडन डेथ भी टूर्नामेंट कहते हैं, सिंगल एलिमिनेशन भी कहते हैं और ओलंपिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुसंधान में से किसमें शोधकर्ता केवल उपलब्ध तथ्यों या जानकारी का उपयोग करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड द रिसर्चर यूज्ड ओनली अवेलेबल फैक्ट और इंफॉर्मेशन? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या फिर एनालिटिकल रिसर्च? तो जो रिसर्चर होता है उपलब्ध तथ्यों या जानकारी का उपयोग करता है, ये करता है विश्लेषण अनुसंधान। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च में ये सारी चीजें करता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है? सिर्फ एनालिसिस करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
एथलेटिक्स शब्द डैश भाषा से लिया गया है। द वर्ड एथलेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से या फिर संस्कृत भाषा से। तो एथलेटिक जो शब्द लिया गया है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग को नीचे की ओर ले जाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट कॉल्ड? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एलिवेशन या फिर डिप्रेशन। नीचे की ओर, जैसे हमारा शोल्डर है, शोल्डर की जब नीचे की तरफ ले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? डिप्रेशन कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, डिप्रेशन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? जो हमारा कोण एंगल को कम करना होता है। ठीक है, एंगल को कम कर, जैसे हमारा ये हैंड है, हैंड को क्या करना है? आगे की तरफ ये फैलाना। जैसे ये हाथ है तो हाथ को आगे की तरफ या सीधे ले जाना क्या होता है? एक्सटेंशन, मतलब प्रसार करना, एक्सटेंशन कहलाता है। और उसको मोड़ना, मतलब कोहनी, हाथ की कोहनी को क्या करना? मोड़ना, क्या होता है? फ्लेक्शन होता है। एक्सटेंशन मीन्स होता है प्रसार करना। एलिवेशन मीन्स होता है क्या बोलते हैं? अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाना। ये शोल्डर, जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये आपका हैंड है, हैंड को क्या करना? ऊपर की तरफ लेके जाना, शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाना क्या हो जाएगा? एलिवेशन कहला जाएगा। नीचे की तरफ जो हम लेके जाते हैं क्या होता है? डिप्रेशन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? तो विश्व मलेरिया दिवस जो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसी के साथ साथ जो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है पूछ देता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुंडलिनी कहाँ स्थित होती है? वेयर इज कुंडलिनी लोकेटेड? ब्रेन, बेस ऑफ स्पाइन, हार्ट या फिर नोवेल? तो कुंडलिनी जो है ये स्थित होता है हमारी बॉडी में। तो ये स्थित होता है साथियों बेस ऑफ स्पाइन के नीचे स्थित होता है कुंडलिनी। न्यू क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रथम स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक और नाइट? 1960, 1964, 1968 या फिर 1972? तो स्पेशल ओलंपिक जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1968 इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि स्पेशल ओलंपिक जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी तो यूनिस कैनेडी श्राइबर के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। जो क्या बोलते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी की बहन थी। जॉन एफ कैनेडी की ये बहन थी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में नाडा की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर नाडा वाज इस्टेब्लिश्ड? तो नाडा की 2005, 2006, 2008 या 2012? तो नाडा जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 24 नवंबर 2005 को नाडा इस्टेब्लिश हुआ था। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे। इसके बारे में पूछता है तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का जो क्या होता है फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात होती है कि इसकी लेबोरेटरी कब इस्टेब्लिश्ड हुई? तो नाडा की जो लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई ये 2008 में हुई। कहाँ पर हुई थी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। अब आप कमेंट करके आपको बताना है कि नाडा का जो स्लोगन है वो क्या है, मोटो क्या है, नाडा का स्लोगन क्या है, और वाडा का भी आप लोग बताएंगे इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
कितने चयनित देशों को सैफ खेलों में भाग लेने की अनुमति है? हाउ मैनी सेलेक्टेड कंट्रीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेटेड इन सैफ गेम? 6, 7, 8 या फिर 9? तो सैफ खेलों में भाग लेने की जो अनुमति है इस समय करंट टाइम में यह कुल 7 है। ठीक है, तो 7 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब सैफ खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो सैफ खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवार्ड को स्पोर्ट्स के ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है? विच अवार्ड इज आल्सो नोन एज द ऑस्कर अवार्ड ऑफ स्पोर्ट? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, जेम्स ई सुलेमान अवार्ड या फिर डेविड डिक्सन अवार्ड? तो स्पोर्ट के ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है ये जेम्स सॉरी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल समाजशास्त्र किससे संबंधित है? स्पोर्ट सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल ट्रेनिंग, टीम कोहेजन, पीरियोडाइजेशन या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर? तो खेल समाजशास्त्र को साथियों जाना जाता है ये टीम सामंजस्य, टीम कोहेजन के नाम से जाना जाता है। किससे संबंधित है? खेल समाजशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस रोग जनक के कारण होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर प्रोटोजोआ? तो मलेरिया जो है ये इसको जाना जाता है प्रोटोजोआ। मलेरिया किस रोग के जनक के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ वर्ग का ये है। इसको क्या कहा जाता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम जीनस के एक कोश की परजीवियों के कारण ये होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के कारण होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छरों के द्वारा ये फैलता है। इसमें आम प्रजातियों में पी फाल्सीफेरम सबसे गंभीर होता है और पी विवैक्स, पी ओवेल और पी मलेरियाई क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और बुखार, ठंड लगना और फ्लू जैसे लक्षण क्या होते हैं? पैदा होते हैं। तो साथियों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।